कट शॉर्ट कि मैं ऐसे हालात से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है वो पेन क्या होता है कि बच्चों को आप कोई चीज़ उसकी इतनी सस्ती चीज़ भी आप ना ला के दे सकते। हाँ, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चारों बेटियाँ जब जब पैदा हुई हैं तब तक उन्होंने अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है। पहली बेटी हुई थी जिस दिन पैदा, उस दिन मैंने जिंदगी की पहली गाड़ी खरीदी थी सुजुकी एफएक्स। तो वो पहली, उससे पहले तो मोटरसाइकिल पे ही हालात थे, कभी बस दाएं बाएं देखते थे कि यार हमारे पास भी कभी गाड़ी होगी। और ये पहली बच्ची पैदा हुई थी। हर दफ़ा जब जब औलाद अल्लाह ताला ने दी है ना, उस वक्त बड़ा नवाजा है। और वो तो हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ होती हैं, बाज़ वक़्त हम गलत डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से ऊपर नीचे लाइफ में होती रहती। बहरहाल ये बच्ची आई तो उससे पहले मैं अमेज़ॉन और ईबे पे काम शुरू कर चुका था। वो बच्ची जब पैदा हुई है तो ऐसा अल्लाह ताला ने काया पलटी है। मैं कहता था वाइफ से कि देखो कुछ तजुर्बा होगा। वो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कम्युनिटी चला रहे हैं साथ, और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो ये अमेज़ॉन और एटसी के बिज़नेस सीख के कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। वो बच्ची का आना और ये वसीला हमें अल्लाह ताला ने चुनना, ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। पैसा तो बन ही जाता है। अच्छा, मैंने जितना भी पढ़ा देखा, जो भी मेरे एक्सपीरियंस में था ना, मैंने हमेशा देखा कि निकाह में बरकत है। निकाह जब बंदा कर लेगा ना, पैसा जो है ना मर्द का, वो औरत के पाँव से, और औलाद जो है ना वो मर्द के पाँव से। तो औलाद जो है वो मर्द के नसीब से होती है और दौलत जो है वो औरत के नसीब से होती है। तो इसलिए कहते हैं कि शादी पहले कर लेनी, जल्दी कर लेनी चाहिए, और इससे माशरा भी आपका बेहतर है होगा मजीद अगर ज़्यादा लोग करेंगे तो, और इंटरनली आपकी अपनी जो लाइफ है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो शादी करने से बड़ा फ़ायदा। 22 साल में मेरी शादी, मेरे बड़े भाइयों की भी शादियाँ जल्दी हुई हुई हैं वैसे। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं सुनता सबकी हूँ, लेकिन अपना थॉट प्रोसेस ज़रूर होता है बीच में कि नहीं जी ये अगला बंदा अगर कह रहा है तो ठीक कह रहे नहीं। तो वो चीज़ मैंने देखी है कि वो हमें लीडरशिप की तरफ लेकर जाती है। जब आप ब्लाइंड फॉलोअर बन जाओ ना किसी के, वो आप अपना लीडरशिप बनने का रास्ता खुद ही काट देते हैं। जो 2-2, 5-5 हज़ार रुपए के लिए अपनी जॉब स्विच कर रहा होगा बार बार, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। पैसे बना लेगा, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, उसको खुशी नहीं मिलेगी। आपने अगर एक बिजनेस को स्टार्ट किया, डिसीजन ले लिया, अब आपने उसके ऊपर 2 से 3 महीने ऑलरेडी लगा दिए, अब आप कहते नहीं जी मैं स्विच करके कुछ और करूंगा, तो वो पिछले 3 महीने का क्या, उसके साथ वो दूसरा जो आपने पैसा लगाया उसका क्या, वो तो सब जाया हो गया। जॉब के अंदर भी यही हो रहा है। जो लोग नौकरियां स्विच कर रहे हैं वो ट्रेन नहीं हो पाते, वो अपना माइंडसेट फोकस एक जगह बना नहीं पाते, वो एनवायरनमेंट में सेटल नहीं हो पाते। कहीं पर भी सेटल होने में टाइम लगेगा। अब प्रेशर होना अलग बात है घर की तरफ से या कहीं से भी, लेकिन आपको पैसा बनाने के लिए सेटल होना पड़ेगा थोड़ा सा। मैट्रिक पास बच्चे के ऊपर वो प्रेशर नहीं है। वो काम शुरू कर भी लेगा तो थोड़ी देर में कहे अच्छा जी मुझे किसी गेम जोन में जाके गेम खेलनी है, मुझे फला जगह दोस्तों के साथ जाके क्रिकेट खेलनी है, तो वो उसको प्रायोरिटी पे रखेगा। वो काम को प्रायोरिटी पे नहीं है। उसकी कैपेसिटी का मसला नहीं है, वो काम कर सकता है, वो भी 12 घंटे कर लेगा, वो भी कर लेगा हिंदुस्तान की। बट द प्रॉब्लम इज द माइंडसेट। वो बच्चा है, बच्चे को क्या चाहिए, तो छोटा बच्चा है तो उसको बेशक सिखाएं, लेकिन उससे आप एक्सपेक्ट इतना ज्यादा नहीं कर सकते कि वो आपके लिए पैसा बना। क्या मास्टर्स या पीएचडी किए लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट आपको ये पता है कि जी वो सेंसिबल तो है, कम से कम इतना उसका एक एडल्ट जोन में है अब, तो वो उस लिहाज से सोच तो सकता है। तो किताबें पढ़नी चाहिए, उससे आपका जहन बड़ा ब्रॉड माइंडेड होता है। एक शर्त मैं सिर्फ रखना चाहता हूँ अगर वो लोगों के ऊपर के जो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस आप देखें अलग अलग बिजनेस मॉडल्स की, स्किल्स की, और जो भी आइडियाज हैं, फौरन करना ना शुरू कर दें। अगर आप एक नई स्ट्रेटेजी, अब आप देखते हैं हम आजाद भाई को, वो बैठ के आए दिन नई वीडियो निकाल देते हैं, जी ये कर लो तो इतने पैसे बन जाएंगे, एनएफटी बेच लो तो इतने पैसे बन जाएंगे। मतलब वो ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर जो उनके फॉलोअर्स हैं, तो जिन्होंने आज एनएफटी की बात सीख ली, समझ ली, और कल आजाद भाई बोलेंगे यार गन्ने का जूस निकाल, गन्ने का जूस बेचो, तो क्या वो एनएफटी बेचना छोड़ दे और गन्ने का जूस निकालना शुरू कर दे? गलत है ना। इसमें आजाद की गलती नहीं है, गलती उस बंदे की है सुनने वाली, उसको दिमाग ये फिर वही वाली बात आ जाएगी ना, कुछ जो जंप कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो सोचने का उनका परसेप्शन गलत है। यार आप या तो एनएफटी शुरू नहीं करते उस वक्त, आप इंतजार कर लेते कि कोई और गन्ने की वीडियो आएगी तो मैं उसके ऊपर काम करूं। रेहान भाई ने एक सवाल किया था ना कि 1000 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो उनका सवाल की लॉजिक पीछे ये थी कि यार इतना कमाओ कि ये $1000 भी, 1000 रुपए सॉरी 1000 रुपए ये भी सस्ता लगे तुम्हें। मकसद ये था उस सवाल का। वो खैर लोग अपने तरीके से जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन मुझे पता था कि इनकी सोच क्या थी पीछे। तो ये सोच वाकई में सही है कि आप अगर हम रोज बैठ के 5 रुपए पेट्रोल बढ़ जाएगा और हम इसी को रोते रहेंगे और अपनी गवर्नमेंट को गालियां भी देंगे, फायदा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ नुकसान ही है कि यार हम टाइम इसी में निकाल देंगे। बट अदर देन दैट अगर हमारी इनकम हमने इतनी सॉलिड बना रखी है तो आपको फर्क नहीं पड़ता फिर ये 10-5 रुपए पेट्रोल बढ़ने से। आप कहते हैं अच्छा जी ठीक है। पाकिस्तान के नौजवानों को पैगाम ये देना चाहूँगा कि जो भी करें साफ नीयत से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं उस्मान चुगताई, ई कॉमर्स वाला, और पॉडकास्ट सीरीज़ की आज दूसरी एपिसोड है।
ई कॉमर्स इज़ बूमिंग इन पाकिस्तान। दुनिया के अंदर पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स के ऊपर कन्वेंशन कर डाली। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाली दुनिया के अंदर पाकिस्तान ई कॉमर्स और फ्रीलांसर्स की हेवन बनने जा रहा है और टॉप डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और उसके अंदर ऐसे गुरुज को तलाश करना जो उस आने वाली दुनिया में आपकी रहनुमाई कर सकें, ये एक मुश्किल काम है। और इसी मुश्किल काम की सही करने के लिए हम लोग निकले हैं और आपको मिलाएंगे पाकिस्तान के ऐसे हीरोज़ के साथ जिनको फॉलो करके आप यकीनन कामयाबी जो है वो समेट सकते हो। ऐसे हीरोज़ जो पूरी दुनिया में जिन्होंने काम किया, पूरी दुनिया से सीखा। और किसी दाना ने कहा है कि अपने मेंटोर्स, अपने मुर्शिद, अपने उस्ताद बहुत केयरफुली चूज़ किया करो। आपकी सारी ज़िंदगी एक उस्ताद से बदल सकती है। तो हमें अपने उस्ताद जो हैं बड़े केयरफुली चूज़ करने हैं, बड़ी एहतियात से चूज़ करने हैं, क्योंकि हमारी आने वाली मंजिल, हमारी ज़िंदगी बेशक हमारे उस्ताद की मरहून मिन्नत है। तो जी मैं वेलकम कहूँगा हुज़ैफ़ा अली को। हुज़ैफ़ा, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो मुझे हुज़ैफ़ा बताइए, एक तो मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा और सारे बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि जब आप पाकिस्तान के अंदर हो तो अब आप ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग इंटरनेट जो है दुनिया के यूज़र्स हैं, इंटरनेट वर्ल्ड जो है उसके हम लोग सिटीजन्स हैं और हमें उसके मुताबिक इंटरनेशनल जब बिजनेसेस हमें इस्टेब्लिश करने हैं तो हमें इंटरनेशनल एथिक्स को भी फॉलो करना है। और वो क्या प्रैक्टिसेस हैं इनके बारे में भी जानेंगे जब हमें अपने आप को ग्लोबल करना है। तो हुज़ैफ़ा, मुझे आप अपनी कुछ लाइफ जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने अपना सफ़र स्टार्ट किया, क्या पढ़ा आपने, वो क्यों पढ़ा, फिर किस तरह से आप आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। तो उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो सफ़र इस तरह इसका शुरू हुआ था कि ये अमेज़ॉन और एटसी की एक जर्नी शुरू हुई थी 2017 में ऑफिशियली, जिसे हम कहते हैं। और इससे पहले यूएस में था, एलए में, और वहाँ पे ये सेलर अकाउंट्स हमने बना रखे थे क्योंकि कुछ जो जॉब मेरी चल रही थी उसके हालात बहुत अच्छे नहीं थे। कुछ ऐसी फीलिंग भी आती थी कि अल्लाह ना करे कुछ होगा नेगेटिव होगा। तो साथ साथ मैं अपने साइड हसल के तौर पे चीज़ें देख रहा होता था। यूडेमी से भी मैंने कुछ कोर्सेज़ बाय किए और तो सामने फिर ये कुछ आने लगा कि अच्छा जी ईबे और अमेज़ॉन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और चूँकि मैंने फिर थोड़ा बहुत उसको वहाँ से लर्न कर लिया था, सीख लिया था, और मैंने आईडीज़ अपनी बना ली थी जो सेलर अकाउंट से मैंने यूएस से बना लिए थे। तो मेरे पास ही थे, लेकिन फिर भी मैं उलझा रहा अपने कामों में, सब चीज़ों में। तो अल्टीमेटली मैं जब 2016 के एंड में रिटर्न हो गया था पाकिस्तान, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए। जैसे जो मग्स प्रिंटिंग का काम था उस वक्त बड़ा पाकिस्तान में, कराची में खासकर कहा जाता था कि यार यहाँ पे इसमें बड़े अच्छा पैसा बन रहा है, लोग काम कर रहे हैं ये वो। तो हमने भी एक दुकान डाल ली इसी तरह। हमने भी फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत, पैसे कुछ ज़्यादा थे नहीं मेरे पास, कोई आई थिंक जब मैं यूएस से रिटर्न हुआ था तो मेरे पास कोई 2-2.5 लाख रुपए पर बचे हुए थे। और लोन कितना था आपके सर पे? लोन था मेरे सर पे यूएस के ज़माने का कोई तकरीबन $47,000 का लोन था और सारे नेगेटिव नंबर्स थे, बड़े बुरे हालात भी थे। तो मैंने जो है बहरहाल मेरे वालिद साहब ने एक हमेशा मुझे बात सिखाई है कि बेटा नौकरी यानी कि नौकरी ना करी। नौकरी वो कहते थे। क्यों? मेरे वालिद साहब ने 30 साल जॉब की और जब उनकी बस बड़ी तबीयत एक दिन ख़राब हुई, वो हज पे गए थे, हज के बाद उनके हालात, तबीयत के मेडिकली कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई थी। तो जब वो वापस लौटे तो वो पोजीशन में नहीं थे कि वो जॉब अपनी ज्वाइन कर सकें, और 30 साल पुरानी वो मैनेजर थे पूरे वर्ग, एक बड़ा नाम है कराची में, अभी भी वो कंपनी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चीज़ों की चल रही है। बहरहाल तो उन्होंने उनकी परवाह नहीं की और बस कहा जी अब आप तबीयत आपकी ख़राब हो, ना कोई ग्रेजुएटी, ना कोई हमदर्दी, कुछ भी नहीं, ना कोई मेडिकल, कोई अलाउंसेस, कुछ भी नहीं। तो मैं अब्बा हमें पहले से ही कहते थे बेटा मुझे पता है मेरी नौकरी कैसी है और मैं क्या करता हूँ तुम लोगों के लिए, मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। तो इसलिए मेरी हमेशा मशवरा है कि नौकरी नो करी। तो बहरहाल हमने कभी नहीं सोचा
मैं पलट के सोचता ही नहीं था कि यार मेरे हालात ख़राब है तो मैं कोई नौकरी ढूंढूं। मैं ये सोचता था कि यार मेरे हालात ख़राब है ना, अच्छा तो अब मैं क्या करूं कि मैं ये नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव करूं, कैसे मैं पैसा बनाऊं ताकि। और आपको मैं एक बात बताऊंगा कि एक ऐसे भी हालात से मैं गुजरा हूं, मलेशिया जब 2011 में गया था उससे पहले, कि मेरे पास बच्चों को वो जो लेस के चिप्स आते थे 10 रुपए वाला पैकेट, मेरी बेटी मुझसे कहती थी पापा, उसको आदत थी चिप्स वगैरह की होती बच्चों को, तो ऐसे भी हालात थे जब उसने उस दिन 3-4 दिन से मैं खरीद के नहीं लाया था चिप्स उसके लिए, तो बेटी ने पूछा पापा आप चिप्स नहीं लाए हैं बड़े दिनों से, और उसके सामने मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे पता था मैं क्यों नहीं ला पा रहा था। बहरहाल कट शॉर्ट कि मैं ऐसे हालात से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है वो पेन क्या होता है कि बच्चों को आप कोई चीज़ उसकी इतनी सस्ती चीज़ भी आप ना ला के दे सकें। तो ये जब हालात में था फिर से, तो ऐसे ही हालात फिर होने लगे जब यूएस से वापस आए, फिर वो मग्स का बिजनेस, लेकिन वो उसमें पैसे नहीं बनते थे। तो बहरहाल मैंने ये सोचा कि 17 का कोई 2017 का जनवरी फैब का महीना था, मैंने सोचा अब मुझे ये काम नहीं करना। लेकिन मैं टिपिकल माइंडसेट नहीं है मेरा कि मैं सोचूं अच्छा यार बस ठीक है जी अब नहीं चल रहा ना तो उसको बंद कर दो, लपेट दो। मैंने कहा नहीं, मैंने पैसे लगाए, मुझे पैसे तो निकालने हैं वापस। मैंने OLX पे ऐड डाल दिया, मैंने कहा जी मेरा ये इस तरह बिजनेस है, इसमें इतने पैसे बन रहे हैं, इतनी फेसबुक की फ़ैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, मैं सब बेचूँ, पूरा बिजनेस रनिंग बिजनेस बेच दूंगा। मैंने बेच दिया, मुझे मिल गया ग्राहक और मैंने बेच दिया उसको। आपको कितने दिनों में ग्राहक मिल गया जब आपने OLX के ऊपर अपना रनिंग बिजनेस लगाया? 3 हफ्ते में 3 वीक्स आए थे, और लोग भी आते रहे, देखने आते मीन्स रहे। आपको वहाँ से अच्छी अच्छी लीड्स मिली जी, और आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी आपको वहाँ से उसका रिटर्न मिल गया या प्लस नहीं? प्रॉफिट। प्लस प्रॉफिट, माशाल्लाह। मैंने वो दो, मैं इसी तरह सोचता हूँ ना कि यार मैंने जब पैसा लगाया, मेहनत की है, मैं बंद कर देता हूँ, हो सकता है उसमें मुनाफा होता था महीने का 70-80 हज़ार रुपए, टू बी ऑनेस्ट। उस जमाने में वो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा यार क्योंकि लड़के भी थे, 2 दुकान का अपना किराया, तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो सारा नेट के बाद मैंने कहा ये 70-80 हज़ार मेरे लिए वो नहीं है, हो सकता है किसी और के लिए चल पड़े, अच्छा हो। मैंने ये सोच के साथ वो ऐड लगाया था। वो 70-80 हज़ार के मल्टीपल्स मैंने किए थे। वो साल भर की मैंने उसको वो बनाया था कि जी मुझे 12x के ऊपर फाइनल चाहिए। हालांकि खैर डिमांड ज़्यादा थी, फिर वो फाइनल हमारा 12x पे हुआ था कि जी वो उस पर बिक जाएगा। तो ये इस तरह से पैसे उस पर। अच्छा, उस दफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी जो है मतलब वालिद चले गए, वालदा चली गई, सख्ती के हालात हैं, फैमिली भी कोई ऐसी रिच नहीं है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है। आप अमेरिका चले गए, वहाँ पर आपके एम्प्लॉयर ने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, आपको इलीगल एक्टिविटीज़ में डालने की कोशिश की। आपने वहाँ से मतलब आप चाहते तो USA से आप वहाँ पर स्किप कर सकते थे। जी। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी कि आपने US से वहाँ पर स्किप नहीं किया, आप वहाँ पर सेटल्ड नहीं हुए और आप पाकिस्तान वापस आ गए? पहले तो आप ये बताइए। वो कुछ काम ऐसी नौयत के थे कि शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन चूंकि उस कंपनी जो स्टार्टअप था, उस स्टार्टअप के अंदर कुछ हालात उनके अच्छे नहीं होने लगे, वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाने लगा, तो फिर कुछ चीज़ें नेगेटिव से इलीगल की तरफ जाने लगी। तो मैंने पहले से ही मेरा माइंडसेट ऐसा था, मैंने तो रिफ्यूज़ किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आपको ग्रीन कार्ड हम देंगे, ये देंगे वो देंगे, आप करें थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा हुआ मुश्किलात हालात में, लेकिन फिर अल्टीमेटली मैंने अपनी वाइफ से मशवरा किया, तो वो कहती है नहीं जी आपने नहीं करना है, आपका दिल नहीं है तो बस छोड़ दें, अगर हमें पाकिस्तान वापस भी जाना पड़ा तो वी आर ओके विद दैट। तो वो वाइफ ने का बड़ा हमेशा सपोर्ट रहा इन सारे हालात में ऐसे। लेकिन आप अमेरिका के अंदर आप फाइल कर सकते थे, मतलब जी हाँ, वहाँ पर सिटीजनशिप फाइल करते 10 साल रहना पड़ता आपको। अब उसके लिए उस्मान भाई मसला वही था कि वो टैक्सेस के भी कुछ इश्यूज थे। मैं जो जॉब करता रहा हूँ वहाँ पे कुछ उसको प्रॉपर पेरोल वगैरह पे नहीं सिस्टम किया गया था। मैं नया नया था, मुझे कुछ हालात इतना पता नहीं था कि यार ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो आपने दिल की मानी, दिमाग की मानी? उस वक्त दिल की मानी थी। दिल से मुराद ये थी कि ज़मीर इजाज़त नहीं देता था कि यार मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। मैंने कहा बाय हुक चाहिए, बाय क्रुक नहीं चाहिए। ईमानदारी से एक बात सिर्फ इतनी है उस्मान भाई, मेरी बेटियां हैं, मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ अगर, तो उससे जो इनकम जनरेट हो रही है जिससे मैंने अपने बच्चों को फीड करना है, क्या वो हलाल है या नहीं है। मेरे पास वो क्वेश्चन जब आ जाता है ना, तो फिर मेरा पूरा पीछे वो रिवर्स
साइकोलॉजी में जाके देखता हूँ ना तो वो मुझे नहीं समझ में आता। फिर मैंने कहा नहीं, स्लिप में इसीलिए नहीं हुआ। मेरे इनफैक्ट मैं कराची पहुंचा हूँ और 4 दिन बाद मेरा पिटीशन रिवोक हुआ है, और मुझे पता नहीं था, वो उसने बाद में किया था, मुझे बताया बगैर, जो पुराना ओनर था। तो लेकिन मुझे जॉब 2-3 जॉब ऑफर्स हुई, वो बड़ी अच्छी कंपनीज थी, लेकिन चूंकि मेरे टैक्सेस के मसले थे तो वो उन्होंने प्रॉपर वो उसको पेपर वर्क नहीं कर पाए। फिर मुझे ऐसी भी जॉब ऑफर हुई जो अनडॉक्यूमेंटेड थी कि जी आप रह लें यहाँ पे, कोई मसला नहीं, कोई नहीं पूछता। एक्सक्यूज मी। तो इस तरह से ये। अच्छा, आप माशाल्लाह आपकी 4 बेटियां हैं, ठीक है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग तो पाकिस्तान के अंदर अभी अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन की तादाद कम होना शुरू हो गई है जब से हमें ये मॉडर्न इक्विपमेंट अवेलेबल हुआ है। जी तो आपकी चौथी बेटी माशाल्लाह 9 साल बाद जी हाँ। अल्लाह ताला ने दिया आपको, तो उससे पहले आपके मुकम्मल आप फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, और अचानक एक बेटी आपकी तरफ आती है, तो आपको क्या फीलिंग थी, क्या एहसास था आपको? क्या लगता है कि क्या ये जो चीज़ें, ये रिस्क की दौड़ है, या जो क्या हम कर रहे हैं, या कुछ इसके अलावा भी एक कुछ दुनिया एग्जिस्ट करती है? अच्छा, मैं वाइफ से अक्सर बाज़ औक़ात ऐसे हालात में कहता हूँ कि यार देखो, मेरी छठी मुझे कुछ बोल रही है और कुछ होने वाला है, ऐसे ऐसे ना सिमिलर। तो जब उसकी थी वो एक्सपेक्टेशंस थी, तब मैंने उससे यही कहा था, मैंने कहा यार ये 9 साल बाद तो कोई अजूबा ही नया कारनामा ही हुआ है हमारे साथ। तो और मैं उससे ये कहता था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है वरना हर कोई अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारता है, जो भी उनकी प्लानिंग्स हैं आगे बच्चों के लिए, औलाद के हवाले से, वो भी लोग करते हैं। तो इसी तरह होता भी है। और लेकिन मैंने कहा उसके बावजूद भी अगर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है फिर से, तो कोई ना कोई तो बात होगी। हाँ, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चारों बेटियां जब जब पैदा हुई हैं तब तक उन्होंने अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है। मेरी पहली बेटी हुई थी जिस दिन पैदा, उस दिन मैंने ज़िंदगी की पहली गाड़ी खरीदी थी, सुजुकी एफएक्स। मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी लगाई थी दफ़ा। तो वो पहली, उससे पहले तो मोटरसाइकिल पे ही हालात थे, कभी बस दाएं बाएं देखते थे कि यार हमारे पास भी कभी गाड़ी होगी। और ये पहली बच्ची पैदा हुई थी तब। हर दफ़ा जब जब औलाद अल्लाह ताला ने दी है ना, उस वक्त बड़ा नवाजा है। और वो तो हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात हम गलत डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर नीचे लाइफ में होती रहती है। बहरहाल ये बच्ची आई तो उससे पहले मैं अमेज़ॉन और ईबे पे काम शुरू कर चुका था, बट रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन ऐसे नहीं थे कि जी मैं कहूँ बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन वो बच्ची जब पैदा हुई है तो ऐसा अल्लाह ताला ने काया पलटी है कि मैं कहता था वाइफ से कि देखो कुछ कजूबा होगा। वो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कम्युनिटी चला रहे हैं साथ, और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो ये अमेज़ॉन और एटसी के बिज़नेस सीख के कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। मैंने लास्ट अभी एक रील बनाई थी, तो मैंने, किसी ने बड़ा मैसेज लिख के भेजा था और बड़ा इमोशनल भी था। वो कहते हैं कि हुज़ैफ़ा भाई, मेरी वालदा झोली उठा के ना आपके लिए दुआएं करती हैं कि मैंने ये काम आपसे सीखा वीडियो सक्सेस कैम्प से, और मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ कि मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब मैं फिर वही कहता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया, वो अल्लाह ताला ने, ये तो बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया, वो बच्ची का आना और ये वसीला हमें अल्लाह ताला ने चुनना, ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। पैसा तो बन ही जाता है। अच्छा हुज़ैफ़ा, आपकी एज क्या है अभी? मेरी एज है 39 प्लस। 39 ईयर्स। और बेटी की एज क्या है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी बेटी है क्लोज टू 18 ईयर्स। ऑलराइट। अब मुझे बताइए, इतनी आपने ज़िंदगी में कामयाबी देखी, आप कामयाबी देख रहे हो, हज़ारों लोगों को आप इंस्पायर्ड कर रहे हो, बल्कि लाखों लोगों को। मुझे आप ये बताइए कि आपकी शायद 22 साल की एज के अंदर शादी जी हाँ। हुई, ठीक है। यहाँ पर जब मैं अपने नौजवान बच्चों से, लोग मेरे साथ पार्टनरशिप के लिए आते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ पहली शर्त शादी है। जी हाँ। और वो बोलते हैं, अक्सर लोग मुझे बोलते हैं जी अभी हम सेटल्ड नहीं हैं। जी हाँ। वो गाड़ी के ऊपर आते हैं, वो मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं, लेकिन हम सेटल्ड नहीं हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि ये, इसके बारे में क्या आपका नज़रिया है लाइफ के बारे में? अच्छा, मैंने जितना भी पढ़ा देखा, जो भी मेरे एक्सपीरियंस में था ना, मैंने हमेशा देखा कि निकाह में बरकत है। निकाह जब बंदा कर लेगा ना, तो अल्लाह ताला, एक और होता है कि औरत के नसीब से मर्द, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा पैसा जो है ना मर्द का, वो औरत के पाँव से है, वाह। और औलाद जो है ना वो मर्द के पाँव से है। क्योंकि वो पहली सी बात आती है कि आदम नबी के ज़माने से कि जी औलाद तो आदम से ही होनी थी ना।
तो औलाद जो है वो मर्द के नसीब से होती है और दौलत जो है वो औरत के नसीब से होती है। तो इसलिए कहते हैं कि शादी पहले कर लेनी, जल्दी कर लेनी चाहिए, और इससे माशरा भी आपका बेहतर होगा मजीद अगर ज़्यादा लोग करेंगे तो, और इंटरनली आपकी अपनी जो लाइफ है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो शादी करने से बड़ा फ़ायदा, 22 साल में मेरी शादी, मेरे बड़े भाइयों की भी शादियाँ जल्दी हुई हैं वैसे, तो हमारे ख़ानदान में तो रिवाज ही कुछ इस तरह से है। तो शादी जल्दी करने का बेनिफिट ये होता है कि बस वो एक ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला एक और बरकत है। वाइफ ने आने के बाद भी बड़े हालात चेंज हुए, बहुत पॉजिटिव हुए। वही बात है कि उससे पहले तो मैं ऐसे हालात से गुज़रा हूँ कि मैं जब अकेला रहता था शादी से पहले, तो वो एक हफ्ते की चिकन फ्राई करके वो बॉईल करके रखी होती थी, और रोज़ रात को सैंडविच खाता था 2 ब्रेड डाल के। दिन में अक्सर हम मिस करता था मैं खाना, क्योंकि पैसे नहीं होते थे ज़्यादा, वो नौकरी थी तो पैसे बचाने होते थे, शादी भी करनी थी। तो ये ऐसे हालात से एक टाइम खाना खाया, दूसरे टाइम को स्किप किया, दोपहर को स्किप कर दिया, एक आध समोसा खाया, इस तरह से भी गुजारे किए मैंने। ये बात है 2002 की, 2003 और की। 2002 में क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर बन जाओगे कि लाखों लोग आपको फॉलो करेंगे, अपने बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे? कभी भी नहीं, कभी वहमो गुमान में नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा से जानता हूँ कि मैं ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बन सकता हूँ किसी का भी। मुझे लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैंने कभी क्रिटिसाइज़ किया होगा या कभी कोई बात की होगी ना, तो हमेशा ठोस सबूत या फैक्ट्स की बुनियाद पे की होगी। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं सुनता सबकी हूँ, लेकिन अपना थॉट प्रोसेस ज़रूर होता है बीच में कि नहीं जी, ये अगला बंदा अगर कह रहा है तो ठीक कह रहा नहीं। तो वो चीज़ मैंने देखी है कि वो हमें लीडरशिप की तरफ लेकर जाती है। जब आप ब्लाइंड फॉलोअर बन जाओ ना किसी के, वो आप अपना लीडरशिप बनने का रास्ता खुद ही काट देते हैं। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो वो उस दौरान वो एक ज़माना था जब मैंने आखिरी नौकरियां की थी शादी से पहले। शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी पलट के जॉब नहीं की है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, अब मुझे अब ज़फ़ा, पाकिस्तान जो है कल वज़ीर आज़म ने ई कॉमर्स कन्वेंशन को जो है उन्होंने एड्रेस किया, और मतलब उनका जो ख़िताब था, मैं ये समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए जो ई कॉमर्स के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद उसके ई कॉमर्स के अंदर उन्हें नज़र आ रही है। जी। तो मुझे आप ये बताइए कि आप आज के जो बच्चे हैं जो आपके पास आते हैं, ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं, तो कितने % लोग टिकते हैं, और या क्या आप उनको नसीहत क्या करना चाहोगे? जो बच्चे आज की, आप समझ लीजिए कि आप अपने आप अर्ली एज में हैं अपने प्रोफेशन की, तो उन्हें कौन सी ऐसी आदत या कौन सी ऐसी, आप समझ लीजिए, ऐसी चीज़ों का उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एडिशन करनी है जिससे वो एक सक्सेसफुल करियर की तरफ चल सकें? मैंने एक चीज़ जो बड़ा उस पर देखी है कि और अक्सर मैं लोगों से कहता भी रहता हूँ उसके बारे में, वो है बेसब्री। कौम के अंदर बेसब्रापन बहुत है, क्योंकि उसके चक्कर में शॉर्टकट्स लगाने की करते हैं हम। अच्छा जी, आज लोग पढ़ रहे होंगे कि जी हम कोई अमेज़ॉन का होलसेल FBA का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो एडसी का पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, और उसी दौरान ही मेरे को देख लेते हैं कि अच्छा जी नहीं, यहाँ तो प्राइवेट लेवल की भी बात हो रही है, फलां जगह ड्रॉप शिपिंग की बात हो रही है, तो वो इसको आधा छोड़ेंगे और वहाँ जंप कर जाएंगे। नहीं जी, वो अच्छा है। चले, वो अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किसी से ये कह रहा हूँ कि अगर आप जब कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो उसके ऊपर स्टिक करें, उसको आधे में ना छोड़ें। वो आधे में छोड़ना और दूसरी जगह स्विच कर जाना, वो आपको कहीं का नहीं रहने देता। मैंने इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि वो शख्स को उठाएं जो 2-2, 5-5 हज़ार रुपए के लिए अपनी जॉब स्विच कर रहा होगा बार बार, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, पैसे बना लेगा, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, उसको खुशी नहीं मिलेगी। हुज़ैफ़ा, क्या ये चीज़ शऊरी या कुदरती नहीं है कि आपके सामने अगर 10 डिशेस लगी हों खाने की, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वो चखोगे, थोड़ा सा वो चखोगे, थोड़ा सा वो चखोगे, ठीक है? जब हमारे ज़माने के अंदर तो डिश ही एक है, आपके सामने दाल चावल पड़े हैं तो आपने दाल चावल खाने हैं, राइट? अब आपके सामने 10 डिशेस पड़ी हैं। अब हमें आज से 10 साल 20 साल पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो कोई यूट्यूब नहीं थी, तो हमारे पास जो उस्ताद था, हमारी कुल कायनात वो था। आज तो बच्चों को एक क्लिक करेंगे आप मिल जाओगे, 2 क्लिक करेंगे सनी अली मिल जाएगा, तीसरे क्लिक के ऊपर हिशाम सरवर, चौथे क्लिक के ऊपर उस्मान चुगताई। तो क्या ये कुदरती नहीं है?
अच्छा, खाने का एग्जाम्पल इसलिए डिफरेंट मैं कहूँगा कि खाना ही है अगर, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो लुक्रेटिव है और वो इमीडिएट इंस्टेंट आपका वो एक होता है कि नहीं जी मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है। जॉब लेवल पे या कारोबारी लेवल पे इसलिए ये डेंजरस है क्योंकि आपका टाइम लग रहा है। आपने अगर एक बिजनेस को स्टार्ट किया, डिसीजन ले लिया, अब आपने उसके ऊपर 2 से 3 महीने ऑलरेडी लगा दिए हैं। अब आप कहते हैं नहीं जी मैं स्विच करके कुछ और करूंगा, तो वो पिछले 3 महीने का क्या, उसके साथ वो दूसरा जो आपने पैसा लगाया उसका क्या, वो तो सब जाया हो गया। जॉब के अंदर भी यही हो रहा है, जो लोग नौकरियां स्विच कर रहे हैं वो ट्रेन नहीं हो पाते, वो अपना माइंडसेट फोकस एक जगह बना नहीं पाते, वो एनवायरनमेंट में सेटल नहीं हो पाते हैं। यहाँ डिफरेंसेस देखिए, ज़रूरतें इतनी बढ़ चुकी हैं, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि भाई आपकी शादी करनी है, हमें घर का खर्चा देना है, महंगाई इतनी हो चुकी है कि अब बहुत से लोग बड़े शदीद फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर हैं। तो उसके अंदर किस तरह से वो 2 4 6 माह टिक के एक काम करेंगे? हाँ, वो एक अलग सिचुएशन है कि हाँ जी अगर घर की तरफ से प्रेशर है बंदे के ऊपर, लेकिन एंड ऑफ द डे देखें होगा क्या उस्मान भाई, वो अगर स्विच कर भी लेता है, जंप करता भी रहता है, तो भी क्या होगा, कुछ नहीं होना है। हाँ, नौकरी लेवल पे चलो लगी बंदी है, मिल रही है, लेकिन वो माइंडसेट ही अलग है। मेरे लिए तो वो माइंडसेट मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आता कि लोग वो फुल टाइम वो वाली नौकरी के जी बस वो 9 to 6 मैंने कर ली है, मुझे दाएं बाएं नहीं होना, मुझे कुछ सीखना नहीं, समझना नहीं। हमारे पास जितने भी स्टाफ है ना अभी तक, वो ज़्यादातर स्टाफ की टीम के अंदर फुल टाइम प्लस उनको शेयर्स और कमीशंस और प्रॉफिट शेयर्स कहीं ना कहीं मिल रहा होता है। उसकी वजह ही ये है कि उनको भी ये पता हो कि वो ईएसपी के साथ जुड़े हैं एज ए पार्टनर, ना कि सिर्फ फुल टाइम एम्प्लॉय। ज्यादातर के केसेस अभी हैं, जो नया आता है वो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा वक्त के साथ पुराना हो जाता है तो फिर उसको पैसा वहां से भी बनना शुरू हो जाता है। वो अपॉर्चुनिटीज दूसरी जो होती है हमारी अमेजॉन, एटसी या जो भी कारोबार हैं सारे, तो अल्टीमेटली वो उसके साथ ग्रो करता है, वो खुद भी पैसा बनाना शुरू करता है कि अच्छा जी मेरी सिर्फ कोई 40-50 हज़ार रुपये सैलरी नहीं है, मेरा यहाँ से फला फला जगह से प्रॉफिट शेयर भी आ रहा है। कहीं पर भी सेटल होने में टाइम लगेगा। अब प्रेशर होना अलग बात है घर की तरफ से या कहीं से भी, लेकिन आपको पैसा बनाने के लिए सेटल होना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, उस दफ़ा हम लोग अमूमी तौर के ऊपर हम लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं। चाचे ने ये काम किया तो मैं ये कर रहा हूँ, कज़न ने ये किया तो मैं ये काम करता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि एक जो यंगस्टर है जो अपनी उसको, एक तो मुझे आप ये बताइए कि आपके बिजनेसेस के अंदर आपने बहुत से लोग देखे, तो मुझे आप पहले ये बताइए कि क्या मैट्रिक पास, ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल की वर्किंग कैपेसिटी में आप कोई फ़र्क देखते हो? वर्किंग कैपेसिटी में फ़र्क इस तरह आएगा कि उसका डिस्ट्रैक्शन लेवल और पेशेंस लेवल कितना है। मैट्रिक पास बच्चा जो होगा उसका जहन देखेंगे वो किस तरह चल रहा है, वो मनी की वर्थ को, पैसे की वर्थ को उस तरह नहीं समझेगा जिस तरह के एक मास्टर्स वाला बंदा है। मास्टर्स वाले के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, हो सकता है बाय दैट टाइम वो शादीशुदा हो या नहीं भी होगा, तो जैसे आपने पहले जिक्र किया घर की तरफ से प्रेशर है, सब कुछ है, उस पर वो है। मैट्रिक पास बच्चे के ऊपर वो प्रेशर नहीं है, वो काम शुरू कर भी लेगा तो थोड़ी देर में गया अच्छा जी मुझे किसी गेम जोन में जाके गेम खेलनी है, मुझे फला जगह दोस्तों के साथ जाके क्रिकेट खेलनी है, तो वो उसको प्रायोरिटी पे रखेगा, वो काम को प्रायोरिटी पे नहीं है। उसकी कैपेसिटी का मसला नहीं है, वो काम कर सकता है, वो भी 12 घंटे कर लेगा, वो भी कर लेगा खींचतान के, बट द प्रॉब्लम इज द माइंडसेट। वो बच्चा है, बच्चे को क्या चाहिए, तो ये डिफरेंस मुझे लगता है कि वो जरूर आता है। तो छोटा बच्चा है तो उसको बेशक सिखाएं, लेकिन उससे आप एक्सपेक्ट इतना ज्यादा नहीं कर सकते कि वो आपके लिए पैसा क्या मास्टर्स या पीएचडी किए लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट आपको ये पता है कि जी वो सेंसिबल तो है, कम से कम इतना उसका एक एडल्ट जोन में है अब, तो वो उस लिहाज से सोच तो सकता है। तो वो बात अलग है कि वो लोग भी बाज़ औक़ात डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और चीज़ें, वो तो ह्यूमन नेचर भी है कुछ, और कुछ हमारे नेशन लेवल पे भी मसला। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि किसी भी बच्चे को जो अपने टीनेजर है, अर्ली अपने समझ लीजिए बिल्कुल अर्ली आप समझ लीजिए एज में है अपने प्रोफेशन की, उसको अपनी लाइफ कैसे प्लान करनी चाहिए? कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको वो नज़र में रखते हुए अपनी आने वाली ज़िंदगी का जो है मनसूबाबंदी करे? मैं समझता हूँ अगर ऐसी अर्ली एज में है ना, तो पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके अगले 20 साल कैसे होंगे,
और आप वो 20 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। हो सकता है बच्चे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात को बच्चे अपने घरों में अपने वालिदैन से या अपने जैसे आपने जिक्र किया चाचा मामा ताया से किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो। कुछ इंटरनेट की सेलिब्रिटीज़ भी होती हैं उनसे इन्फ्लुएंस, कुछ लोग टीवी मीडिया के फिल्मों के हीरोज से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो वो सोचना है आपने कि 20 साल के बाद आप कहाँ होंगे या 25 साल के, 20 साल एक वो फैक्टर है कि 18-19 साल की उम्र अगर आपकी है या 20 साल की है तो 40 साल में आप कहाँ देखते हैं अपने को। हमने नहीं प्लान किया ऐसा कभी। तो जहां आज हम हैं शायद हम जल्दी होते अगर हमने प्लान किया होता, तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो प्री प्लान नहीं थी। जी प्लानिंग से कभी भी कोई आप स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करेंगे उसके रिजल्ट्स कदरे बेहतर आएंगे अनप्लान्ड या बिल्कुल ही सोचे समझे बगैर। प्लानिंग के अंदर आप कौन सी चीज़ सजेस्ट करोगे कि बच्चों को सबसे पहले ये कंसिडर करनी चाहिए? पैसा, किसी की शागिर्दी, या कोई हुनर, या कोई किताब, कोई मूवी? किताबें पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी के ऊपर पूरी तरह ढाल लेना अच्छा नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपनी, तो किताबें पढ़नी चाहिए, उससे आपका जहन बड़ा ब्रॉड माइंडेड होता है। और जहाँ तक स्टेप की बात है तो अब तो यूट्यूब है। एक शर्त मैं सिर्फ रखना चाहता हूँ अगर वो लोगों के ऊपर के जो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस आप देखें अलग अलग बिजनेस मॉडल्स की, स्किल्स की और जो भी आइडियाज़ हैं, फ़ौरन करना ना शुरू कर दें। अगर आप एक नई स्ट्रेटेजी, अब आप देखते हैं हम आज़ाद भाई को, वो बैठ के आए दिन नई वीडियो निकाल देते हैं, जी ये कर लो तो इतने पैसे बन जाएंगे, NFT बेच लो तो इतने पैसे बन जाएंगे। मतलब वो ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर जो उनके फॉलोअर्स हैं, तो जिन्होंने आज NFT की बात सीख ली, समझ ली, और कल आज़ाद भाई बोलेंगे यार गन्ने का जूस निकाल, गन्ने का जूस बेचो, तो क्या वो NFT बेचना छोड़ दे और गन्ने का जूस निकालना शुरू कर दे? गलत है ना। इसमें आजाद की गलती नहीं है, गलती उस बंदे की है सुनने वाली, उसको दिमाग ये फिर वही वाली बात आ जाएगी ना, कुछ जो जंप कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो सोचने का उनका परसेप्शन गलत है। यार आप या तो NFT शुरू नहीं करते उस वक्त, आप इंतजार कर लेते कि कोई और गन्ने की वीडियो आएगी तो मैं उसके ऊपर काम करूं, या फिर आप कम से कम ये करो कि आप अपने पास एक नोट्स की डायरी बनाओ और आप उसमें नोट्स बनाओ और उसके प्रॉस एंड कॉन्स दो, मैं सिंपल से कोई भी डिसीजन लेना होता है ना उसका दो, एक सिंपल सा तरीका है, 2 कॉलम्स बनाएं, एक में फवायद लिख दें और एक में नुकसानात लिख दें। उस काम को करने के क्या क्या फवायद आपको लग रहे हैं वो सारे लिख दें, फवायद यानी कि एडवांटेजेस, और डिसएडवांटेजेस लिख दें। जिसका पलड़ा भारी है वो समझ लें कि अभी आपके लिए ठीक है, सोचें उसके ऊपर 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता बेशक कि हाँ जी इसको फिर और रिसर्च करें। तो ये अच्छा माइंडसेट भी होता है। मैं प्रोग्रामिंग से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए मैं अमेजॉन या एटसी के बिजनेस में बड़े आराम से एंटर हो गया। अब एक साहब है जो वाकई में गन्ने का जूस बेच रहा है बंदा बेचारा, तो उसको क्या पता, वो तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं जानता, तो वो तो इस बिजनेस का सोच ही नहीं सकता, और हम सिखाने की भी कोशिश नहीं करेंगे उनको कि यार इस बंदे का वो ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस हैं लोगों के, लेकिन अगर एजुकेशन बेसिक लेवल पे इतनी ज़रूरी होती है कि वो बंदा पढ़ लिख सके कम से कम इंग्लिश भी। और अच्छा हम लोग आते हैं अभी आपके कोर बिजनेस के ऊपर, एटसी के ऊपर। मुज़फ़्फ़र, आप एटसी जो है मंडी है हैंडमेड जो है चीज़ों की, तो पाकिस्तान के अंदर मतलब 250 मिलियन लोगों का ये मुल्क है, यहाँ पर हमारी बहुत सारे शहर जो हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनती हैं। आपको क्या नज़र आता है कि क्या उनका पोटेंशियल एटसी इंटरनेशनल मार्केट में है? बिल्कुल है। अब हमें यहाँ पे एक ब्रिज कायम करना है। ब्रिज ये है कि वो जो हाथ से लोग चीज़ें बना रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जिस माइंडसेट के लोग हैं या जिस निश के हैं वो कंप्यूटर चलाना इतना नहीं जानते होते। उनको वो शख्स आगे बीच में कोई चाहिए जो एटसी के ऊपर ये सब चीजें मैनेज करे। अब जाहिर सी बात है ये विन विन सिचुएशन होती है। मैं सिर्फ उन लोगों से जो ब्रिज बनते हैं ना, मैं उनको ये रेकमेंड करता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि यार आप जो है वो अगर अच्छा पैसा कमा रहे हो ना, तो उसका हक उसे भी अदा करो जिसकी प्रोडक्ट बेच के कमा रहे हो, जिसने प्रोडक्ट बनाई। क्योंकि हाथ से बनाने वाली जो देहात के अंदर खासकर जो लोग हैं हमारे खवातीन हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है। वो तो एक प्रोडक्ट बेचेंगे तो रात का खाना खाएंगे, 400-500 रुपए की बेचेंगे, 200 रुपए की बेच लेंगे, उनकी जिंदगी उससे ऊपर नहीं आती। और ये एक बार हमने फैसलाबाद में रेहान भाई के साथ बैठे थे, तब उनसे भी जिक्र हुआ, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली सेम कहा था कि यार उनको भी तो अपलिफ्ट करना है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा मिले। अगर वो 100 रुपए का हाथ से बना के पंखा बेच रहा है तो वो जिंदगी में 100 रुपए का बेचता है, उसको पेट्रोल के दाम से भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उसको पता ही नहीं, ध्यान में रहते हैं कहीं पे अंदर गाँव में। तो हमें ये हमारा जो ब्रिज बन रहे हैं लोग या जो सेलर्स हैं जो एटसी पे सेल कर रहे हैं, उनसे सोर्स करके मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि यार आप अगर उनकी 100 रुपए की चीज 3000 रुपए में बेच रहे हो ना, तो उनको 100 रुपए के बजाय 300 रुपए तो कम से कम दो।
इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो कारीगर है, वो जो मज़दूर है, वो जो हैंडीक्राफ्ट करता है, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम उसको 2-4 सौ ज़्यादा देना शुरू कर दें? उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि मैं ये समझता हूँ कि अगर समझदार होगा तो अपने बच्चों की तालीम पे सर्फ कर लेगा कुछ पैसे, तो उसके बच्चों को वो ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी जो उसके माँ बाप ने गुजारी है। ये मैं समझता हूँ एक मेजर इसके अंदर इम्पैक्ट है, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत जब पढ़ लेते हैं, किसी स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, तो उनका वो एक्सपोजर हो जाता है उस लेवल पे। अगर जो बच्चा गया ही नहीं है कॉलेज या स्कूल, तो वो बेचारा वही घर से गाय भैंसे चराने निकलेगा बस। अच्छा हुज़ैफा, पाकिस्तान के अंदर बहुत से मतलब कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो एटसी के ऊपर जाते हैं, साइन अप करते हैं, अकाउंट नहीं खुलता। जी, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हो और इसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? इसका सोल्यूशन तो अनफॉर्चुनेटली फुल प्रूफ तो नहीं होता। इसका सोल्यूशन हमारे पास ये होता है कि जो ईएसपी का ग्रुप है, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान का, इसमें और स्पेशली जो हमारी ट्रेनिंग है, मेंटोरशिप बेस्ड ट्रेनिंग है, हम कोशिश ये करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं पढ़ने सीखने, हम उनको कनेक्ट करवा दें क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट्स एक्सक्यूज मी, क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, उनको बंदे चाहिए, और वो बंदे हम यहाँ से उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मीन्स के अगर किसी शख्स ने, किसी बच्चे ने एटसी का अकाउंट ऑपरेट करना है, ओपन अप करना है, तो उसको किसी ना किसी पार्टनर की ज़रूरत है, और वो पार्टनर जो है वो ब्रॉड होना चाहिए, उसके बगैर नहीं खुल सकता। एज ऑफ नाउ नहीं, पिछले साल उन्होंने बंद कर दिया था एटसी ने पाकिस्तानी को। उसके लिए उनको आपके पास आना पड़ेगा। हमारे पास आ जाते हैं, वरना अगर जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो कर लें, जिनके नहीं होते हैं लोग या उनको नहीं। डायरेक्ट से क्या मुराद? डायरेक्ट से मुराद किसी का हो सकता है कोई चचा मामा ताया बैठा हो बाहर, वो उससे कहें कि जी आप मेरे लिए अकाउंट बना दो, और वो बना देते हैं। अच्छा उज़ैफ़, अब यहाँ पर बहुत से लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर हैं जी, वो उन्हें बोलते हैं अच्छा बेटा मैं आपको अकाउंट बना देता हूँ, लेकिन एक बड़ी सीरियस लिमिटेशन उनके उनके दिमाग में आती है जब उस अकाउंट के ऊपर थोड़े से डॉलर्स आना शुरू करते हैं जी, और उन्हें ये इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो जाती है कि यार कहीं पर मुझे टैक्स की लंबी चौड़ी जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट की लंबी चौड़ी कंप्लेनें ना करनी पड़ जाए, मुझे टैक्स ना ज़्यादा देना पड़ जाए। इसके ऊपर आप क्या सजेस्ट करते हो? यानी जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है कि वो किसी को अपना अकाउंट दे दें, या ये उनके लिए मुश्किल का बायस बन सकता है? नहीं, इसका तरीका फिर हम ये करते हैं कि अगर टैक्स, ज़ाहिर सी बात है टैक्स का मैटर है बीच में, तो उसको उसका एक प्रॉफिट शेयर तय कर लिया जाए कि जी वो मिसाल के तौर पे अगर आपने एटसी से $5,000 महीना कमाया है, तो 10% जो है जिसका अकाउंट है उसके नाम पे रिजर्व हो, उसको 10% प्रॉफिट शेयर मिल रहा हो, और ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड हो। तो होता क्या है कि 90% जो पैसा है वो ये शख्स अपना बेशक ले लेता है, वो शख्स जो अकाउंट का मालिक है वो 10% प्रॉफिट हासिल करता है, उसका टैक्स उसी पे लगता है। 90% वो इसको पे कर देता है कॉन्ट्रैक्टर्स फी की मद में, जो कि सारा कुछ लीगल है। बिजनेस लेवल पे अगर वो उसके सिंपल सा है, जैसे अगर क्रेडिट कार्ड्स हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट ले रखी है, तो वो बिजनेस की जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसके ऊपर उसका लाइन ऑफ क्रेडिट मिलने में, मजीद मिलने में उसे आसानी हो जाएगी, यानी कि उसके अप्रूवल के चांसेस और बढ़ जाते हैं कि यार इसका बंदे का बिजनेस बड़ा घर ले सकता है, ऐसा ही है। अच्छा, और क्या उसकी किसी सूरत के अंदर इमिग्रेशन के अंदर भी उसको हेल्प मिल सकती है उसके बिजनेस की बेसिस? मैं नहीं समझता, मेरा नहीं ख्याल है इसमें। एटसी पूरी दुनिया में अवेलेबल है, वैसे मार्केट यूएस की है, लेकिन उसके पास ऑर्डर्स जो हैं वो पूरी दुनिया से आते हैं। दूसरी बड़ी मार्केट कनाडा और यूके है इसमें, यूएस के बाद, और ऑस्ट्रेलिया से, ग्रीस से मैंने खुद ऑर्डर्स देखे हैं, यूरोप के दूसरे, फ्रांस से, रीजन्स में से कि इनके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमें ये पता चलता है कि अच्छा जी हमारी कोई फलेट से हमारी कोई लेदर की प्रोडक्ट है, तो हो सकता है वो फ्रांस में बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको इससे ये पता चला कि फ्रांस में लेदर की मार्केट है। हो सकता है आपकी कोई लकड़ी की प्रोडक्ट हो जो ग्रीस में बहुत अच्छी चल रही हो, तो आपको इससे पता चला कि अच्छा जी ग्रीस में फलां चीज़ की मांग, तो आप उसको वहाँ पे मज़ीद प्रमोट कर सकते हो कि अच्छा जी लकड़ी की और प्रोडक्ट्स आपने ग्रीस में प्रमोट की, लेदर की और प्रोडक्ट्स आपने फ्रांस में। तो जहाँ तक बिज़नेस की बात है, तो वो हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं किसी उस लेवल पे जाके बुरा नहीं कहना चाहता, किसी बिज़नेस को ना कहता हूँ, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप लोकल लेवल पे कुछ कर रहे हो तो आपके पास रुपए में पैसा आ रहा है, और अगर आप इंटरनेशनल बाहर की मार्केट में, जैसे आप कहते हैं मंडी में काम कर रहे हैं, तो उससे आपको डॉलर आता है,
और डॉलर हमेशा बढ़ता ही रहा है हमारे पास, कम तो अभी हमने कभी नहीं देखा होते हुए। तो इससे बेनिफिट कम से कम ये है कि वो रेहान भाई ने एक सवाल किया था ना कि 1000 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो उनका सवाल की लॉजिक पीछे ये थी कि यार इतना कमाओ कि ये $1000 भी 1000 रुपए, सॉरी 1000 रुपए, ये भी सस्ता लगे तुम्हें। मकसद ये था उस सवाल का। वो खैर लोग अपने तरीके से जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन मुझे पता था कि इनकी सोच क्या थी पीछे। तो ये सोच वाकई में सही है कि आप अगर हम रोज बैठ के 5 रुपए पेट्रोल बढ़ जाएगा और हम इसी को रोते रहेंगे और अपनी गवर्नमेंट को गालियां भी देंगे, तो फायदा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ नुकसान ही है कि यार हम टाइम इसी में निकाल देंगे। बट अदर देन दैट, अगर हमारी इनकम हमने इतनी सॉलिड बना रखी है तो आपको फर्क नहीं पड़ता। फिर ये 10-5 रुपए पेट्रोल बढ़ने से आप कहते हैं अच्छा जी ठीक है। अच्छा सफर, मैं बहुत से यंगस्टर्स को मिलता हूँ, तो हर दूसरा यंगस्टर और हर दूसरा आप समझ लीजिए मिडिल एज बाबा और हर बाबा, ठीक है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो पाकिस्तान छोड़ने के चक्कर में है। और उन्हें लगता है कि पाकिस्तान शायद दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पर उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और वो यूरोप और अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पर दरख्तों के ऊपर से सोने के जो है फल निकलेंगे, और वहाँ पर सुबह रोज बाहर निकलेंगे, दरख्त से $2 तोड़ेंगे। तो लाइफ जो है वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में क्या फर्क देखते हो आप? मैं 4 साल कोई यूएस रहा हूँ, सॉरी मलेशिया रहा हूँ, और 1.5 साल से ज़्यादा कुछ मैं यूएस में रहा हूँ। तो जब भी हम बाहर कहीं इन कंट्रीज में रहे ना, तो हमें हमेशा माइनॉरिटी की फीलिंग आई है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार, हम माइनॉरिटीज हैं यहाँ पे, हमारी चलनी कोई नहीं है। हमें बाज़ औक़ात ऐसा भी फीलिंग आई है कि हमें जो है वो कहा जाता था कि अच्छा जी आप पाकिस्तानी हो या आप लोकल नहीं हो, आप फलां लाइन में जाके खड़े हो जाओ। तो बड़ी बेइज्जती वाली फीलिंग भी आती थी कि यार ये हमें सबके सामने बेइज्जत भी कर रहा है। बट खैर मेहनत के एस्पेक्ट से देखना चाह रहा हूँ। मैंने पाकिस्तानी को वहाँ पर 18 घंटे काम करते देखा, 18 घंटे सफाई करते देखा। वही पाकिस्तानी और साल के बाद उससे पूछे आपने कितने पैसे बनाए, वो बोलता है यार $2000 मैंने सेव कर लिया। वही पाकिस्तानी पाकिस्तान में आता है, 6 माह रहता है और यहाँ पर रोज 6 घंटे भी काम नहीं करता। वो तो यहाँ पे थोड़ी सी बादशाहों वाली जिंदगी होती है ना लोगों की। वो कहते हैं अपने लोग हैं और किसी न किसी मत्थे कुछ काम लगा दिया तो ये नहीं किया तो वो नहीं। यहाँ बादशाहों वाली जिंदगी ज्यादा है। तो वहां पे हमने भी ऐसे ही देखा है, मेहनत करते हुए देखा लोगों को। कुछ लोग जिनकी नौकरियां अच्छी जगहों पे लगी हैं, इनकी कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में लगी हैं, कोई टेक्नोलॉजी कंपनीज में लगी हैं, उनके हालात कदरे बेहतर हुए फाइनेंशियली। लेकिन जो बेचारे पेट्रोल पंप्स पे या 7-Eleven वगैरह में काम कर रहे हैं, वो यही हालात हैं कि वो 18 घंटे काम कर रहे हैं और उसके बाद जाके साल भर में $2-3 हज़ार वो इकट्ठे कर पाते हैं। तो इनके लिए तो फिर मेरा मशवरा तो यही होता है कि भाई बाहर जाके क्या करोगे, इससे बेहतर तो यही अपने मुल्क में। मैं भी रहा हूं, मेरा भी यही सोचना था कि नहीं जी पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बाहर चले जाते हैं। लेकिन हम वापस आए ना, तो वापस आए भी हम यहाँ पे फिर मेहनत करी और अल्लाह ताला ने यहीं से बना आपको कहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है, पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में? देखिए ये बंदे पे डिपेंड करता है, मेरा ये ख्याल है इसके अंदर। बंदा तो सेम है नहीं, बंदे का बैकग्राउंड और उसका माइंडसेट क्या है और बैकग्राउंड क्या है उसका। मेरे जैसा बंदा ये सोचेगा यार मैं टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूं, आजकल मेटावर्स की बातें होती है, एनएफटी की बातें होती है, क्रिप्टो की बातें होती है, इनकी टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज बाहर ज्यादा है। पाकिस्तान में तो कितनी चीजों पे बैन लग जाता है आए दिन, तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं। अब बंदे का बैकग्राउंड ही इसके अंदर है तो जाहिर सी बात है वो यही सोचेगा यार मैं इस मुल्क में नहीं रह सकता, और उसका सोचना ठीक भी है। फिर अब हमारे जैसा बंदा होगा, हम कहते हैं जी हमारा तो यहीं से दाल रोटी अच्छी चल रही है, तो हम क्यों फिर अब सोचें। और अब मैं एज की और अपनी लाइफ की सिचुएशन उस जोन में हूं कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि शायद मैं सोचूं कहीं और माइग्रेट होने के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल के साथ, बल्कि तजवीज के साथ, कि पाकिस्तान के नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान के नौजवानों को पैगाम ये देना चाहूंगा कि जो भी करें साफ नीयत से करें। एक हमारा बड़ा अलमिया है कि हम कहते हैं कि जी जुगाड़ लग जाए जल्दी मिल जाए। मैं मलेशिया में था तो मुझे कहते थे आपका वीजा कैसे लगा, मैंने कहा मैंने इस तरह कंपनी बनाई है, इस तरह सा डॉक्यूमेंट, मुझे 6 महीने लगे। उस दफा आपने तो बड़ा टाइम लगा दिया है, तो 2-2 महीने में फला देता है। मैंने कहा कैसे देता है, कहता है बस उसका ये जुगाड़ है, ये 2 नंबर ही है। तो वो ये इसी तरह उसके बाद वो 6 महीने बाद उसको पुलिस वाले जो है वो मारते हुए लेके भी गए हुए मेरे सामने ही। तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, और पाकिस्तान में ये ज्यादा है चीजें। तो थोड़ा सा उस जोन से बाहर आ जाएं। कल वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो टैक्स का अनाउंस किया, हमने ऐसे पोस्ट जाके लगा दी,
तो लोगों ने बड़ा नीचे आके कमेंट डाला हुआ, जी ये तो ट्रैप है, ये तो आपको फंसा लेंगे, ये आपका डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं माइंडसेट कैसा है। ठीक है, हो सकता है जो भी जी डेटा कलेक्ट करना है। आप यूएस के अंदर सोशल सिक्योरिटी द मोमेंट आप रजिस्टर करते हैं ना पहली दफा, वो उसी वक्त ऑटोमेटिकली आईआरएस में भी चला जाता है। पता है ये बात किसी को? यहां तो फिर भी ये ब्लेसिंग है लोगों का। तो यार आप लोग तो रजिस्टर, आपको पीएम आके मन्नतें कर रहा है भाई रजिस्टर हो जाओ, आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो किसी ने पूछा ही नहीं आपको। तो ये भी इश्यूज अभी तो हमें लोगों को ये समझना है, इनसे बाहर आना है कि जी वो टैक्स देना, डेटा उनके पास जाना जरूरी भी है एक तरीके से। टैक्स ना देने से हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि लोगों को अपने मुल्क से मजीद ईमानदार और दयानतदार होना पड़ेगा। मुझे यूं लगता है कि हमें अपने आप से ईमानदार और दयानतदार होना बिल्कुल पड़ेगा। सही कह रहे हैं। और ये जनाब वो असूल हैं जो रसूल खुदा ने आज से हमें 1400 साल पहले बताए और उनकी प्रैक्टिस की। और हमने देखा कि सहाबा के बिजनेसेस जो थे वो किस तरह फैले फूले और उन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए मुसलमान बरसगीर के अंदर आए, मुसलमान स्पेन के अंदर गए और पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी ईमानदारी से बिजनेसेस के जरिए इस्लाम के अब्दी पैगाम को पहुंचाया। तो ये जो पॉडकास्ट थी इसीलिए थी कि हमें ऐसे लोगों से सीखना है जिनकी जिंदगी हमारे लिए मशले राह बने। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा जी, आप भी सीखिए और आने वाली दुनिया के अंदर अपना मुकाम पैदा कीजिए। आने वाली दुनिया आपकी है, आप एक ग्लोबल वर्ल्ड के सिटीजन बन चुके हो। पाकिस्तान में रहो, पूरी दुनिया के अंदर अपने बिजनेसेस खोलो, पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बेचो, पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज बेचो। लेकिन अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज बेचने के लिए हमें जिन बेसिक एथिक्स का ख्याल करना है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें हुज़ैफा ने कहा ईमानदारी, इन्नमल माल बिन्नियात, सारी की सारी जो है अमलों का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। तो जी हमें बिल्कुल ओपन होना है, ट्रांसपेरेंट होना है। तो यकीनन दुनिया हमारी प्रोडक्ट्स की हमारी वैल्यू करेगी। आज जिस तरह हम लोग बड़ी Giving me